ठीक, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और बहुत शॉर्ट में अगर रिवाइज करा हूँ तो अगर हम बात कहें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्या हो गया हमारा केस? इंक्रीजिंग, है ना। और अगर आप कहें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर कहें एफ डैश एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग। और अगर हम कहें एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, कोई ग्राफ अगर ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का अगर इंटरवल की बात करूं तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? हाँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों काम जब साथ साथ हो रहे होते हैं। स्ट्रिक्टली का मतलब देखो, इसका लॉजिक तो ये है कि इस पॉइंट पे ग्राफ है ना टर्न ले रहा होता है, और इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाता है? उस समय उसका एफ डैश एक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो उससे पहले तक की बात करें तो हम बात करेंगे क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे, है ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ इंक्रीज नहीं कर रहा होता है। तो अगर हम दोनों चीज लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, क्या कहते हैं इसे? इंक्रीजिंग। और अगर हमने यहाँ से इक्वल हटा दिया, मतलब एक तरीके से इस वाले पॉइंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या हो रहा है? ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये वाला पॉइंट भी हमने इन्वॉल्व कर लिया तो क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। और ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं किया तो क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोबारा समझा रहा, अगर मैंने ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं किया तो आप क्या देख रहे हैं? ग्राफ क्या हो रहा है? लगातार ऊपर बढ़ रहा है, रुक भी नहीं रहा ग्राफ। कंटिन्यूटी की बात है ना। अगर मैं इस वाले पॉइंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, हॉलो सर्कल लगा रखा है, हमें अभी तो रिवाइज ही कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं कर रहा तो यानी कि ग्राफ क्या हो रहा है? लगातार ऊपर बढ़ रहा है, तो उसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं इस वाले पॉइंट को इन्वॉल्व कर लिया यानी कि ये क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया, तो इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो अब क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग कहेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इंक्रीजिंग। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे अगर इक्वल टू 0 इन्वॉल्व हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग। और अगर 0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है यानी कि इसमें क्या है? सिर्फ पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। और अगर इसमें 0 इन्वॉल्व हो रहा है तो डिक्रीजिंग, और 0 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इतना फर्क है सर। हमारी 0 की है जी। सर 0 कभी होता क्योंकि इक्वल हुआ तो फिर आपकी आवाज बड़ी ना ब्रेक हो क्या आ रही है, मेरे को थोड़ा फ्लो में नहीं आ पा रही, तो मैं आधी बात आपकी सुन पा रहा हूँ, आधी नहीं सुन पा रहा, तो कैसे करोगे? मतलब दोबारा रिपीट करो एक बार अपनी बात को जरा। यस सर, अब आ रही है? हाँ आप थोड़ा क्लियर है, बोलिए। सर हमारी मैम कह रही थी कि कंटिन्यूटी में हम क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि अगर हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया यानी कि उस हमारी वैल्यू हो जाएगी, तो जब वो 0 हो जाएगी तो उसका तो कोई काम नहीं होगा। नहीं मेरे को देखो अपनी बात में कोई बिल्कुल 100% क्लियरिटी है, ये कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल लगाते ही नहीं। और यहाँ 0 है तो 0 तो इन्वॉल्व है ना इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे एफ डैश 0 आ रहा है, तो इसको मैं क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाऊंगा, है ना। भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल लगता है हमेशा, और बीच में अगर मान के चलो x = 2 पे 0 आ रहा है तो 2 पर तो मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? बात आ रही है, क्यों नहीं लगेगा? बात रीजन है ना कि इन्फिनिटी तो चलो कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो इस पर तो ओपन इंटरवल लगेगा, और 2 पर 0 हो रहा है तो 2 पर क्लोज इंटरवल लगेगा, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस चीज को लेकर जरा, है ना। आप देखेंगे कहीं पर भी तो ये बिल्कुल सही आंसर है हमारे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, बाकी आप कहीं और देखेंगे तो बिल्कुल एक ही चीज आपको मैच करेगी इसमें, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है जरा। कि अगर क्लोज लगाया तो मार्क्स काट देंगे? नहीं 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 नहीं, देखो हमारी बात जो है 100% बिल्कुल क्लियर है ना। आप देखेंगे किसी पर भी लेटेस्ट जो भी कहीं आप देखेंगे सॉल्यूशन द्वारा कहीं पर भी किसी प्रॉपर वेबसाइट पे, तो आपको बिल्कुल मेरी बात दिखाई पड़ेगी, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है जरा भी। हाँ जी देखिए जरा आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। कहाँ से करना था हमें? हाँ मैं तो मुझे ध्यान है कि हमने हाँ क्वेश्चन नंबर 8 9 वाला हो गया था, 9 वाला भी शायद डिस्कस करो नहीं, चलिए 9th वाला कर, फिर समय वाला तो ध्यान डोमेन वाला डिस्कस किया ही था हमने, है ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, है ना। हाँ इसलिए आपको ज्यादा याद रहता है 9 से क्या नाम है?
यस सर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, समझिएगा बहुत अच्छे से, है ना। पेज नंबर है आपका 205 और एक्सरसाइज आपकी है 6.2। लॉजिकली बहुत अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, है ना, 9th वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं प्रूव दैट, प्रूव वाला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 4 sin थीटा और डिनोमिनेटर में है 2 प्लस कॉस थीटा माइनस का थीटा इंक्रीजिंग, यानी कि आई लिखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिख रहा मैं। इन कहाँ पर है हमारा, 0 से लेकर के π/2, है ना। और 0 π/2 दोनों पर क्या लग रहा है, क्लोज इंटरवल लग रहा है। हाँ जी, पहले बताएंगे कि मुझे प्रूव क्या करना है, मतलब कैसे प्रूव करूंगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इन 0 to π/2। तो टारगेट क्या है मेरे को, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे पहले। एफ डैश थीटा, है ना। अगर थीटा के फॉर्मेट में ले रहा हूँ, इंक्रीजिंग है तो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। हाँ बिल्कुल सही है ना ये, क्योंकि इंक्रीजिंग का वर्ड है, कह रहा हूँ अपनी बात को बिल्कुल फॉलो करूंगा एंड टाइम पे, वो बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं जरा भी अपनी बात को लेकर के, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका करेंगे dy अपॉन डी थीटा। ये प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to π/2 इन क्लोज्ड इंटरवल, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको dy अपॉन डी थीटा, या मैं इसे एफ डैश थीटा कर दूं, बात तो एक ही है ना, एक ही चीज है दोनों, है ना, कंफ्यूज मत होना जरा भी इसमें। हाँ जी बताएंगे इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इस थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा लास्ट में, लास्ट का तो 1 हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का डिफरेंशियल कैसे होगा, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। कोशेंट रूल, बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लगाना वाला है, कोशेंट रूल लगाने वाला हूँ, ये थीटा का, वो मैंने पहले थीटा का कर दिया, इसको कोशेंट रूल लगाने वाला हूँ। कोशेंट रूल का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि 4 cos थीटा, ये ध्यान दो ना, 4 को साइड में रखा, sin थीटा का डिफरेंशियल क्या हो गया, cos थीटा। तो डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, और थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसमें, हाँ थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं खुद ही लिखता हूँ इससे कि सबको दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, 2 का कितना हो गया 0, और cos थीटा का कितना हो गया माइनस sin थीटा अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, और थीटा का क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस का 1। बात क्लियर है यहाँ तक, है ना, डिफरेंशियल जानते होगे ना, क्वेश्चन टू लगा दिया। चलिए मैं प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो डिनोमिनेटर में कितना है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 4 2 का कितना हो गया 8 cos थीटा, प्लस का कितना हो गया यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस का कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1/1 लिख दिया, क्योंकि इसलिए आपको 1/1 लिखा है कि आपको पता चल जाएगा मैं एलसीएम लेने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। हाँ ये छवि आप बता सकते हो कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, सर 4 जो मैंने अंडरलाइन करी है 1 नहीं 4 कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। हाँ मतलब पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी बस। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस का 4, जाना ना ये 4 क्यों बना दिया है ना। और एलसीएम लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी कितना है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बात क्लियर है मेरी। अब हमें इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना है 8 cos थीटा प्लस 4, और ध्यान रखना यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज करता हुआ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का ही 4 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया, 4 cos थीटा माइनस का, एक मिनट देख लूंगा ये लाइन लिख देता हूँ, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। भाई कोई कंफ्यूजन, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से cos थीटा, यहाँ से cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा हमारे पास 4 माइनस cos थीटा, और डिनोमिनेटर में बन गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए आप जरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, वेरिएबल फैक्टर खाली cos थीटा होगा, बाकी तो थीटा यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ cos थीटा, यहाँ से कितना है 4 माइनस cos थीटा,
और यहाँ पर है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। उसी चीज को मैंने दोबारा लिख दिया है। अब 2 मिनट के लिए लिखना मत, जरा समझ में आया ना कि मेरे टारगेट क्या था, या तो वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी हो। हाँ जी माधव, आप बता सकते हो कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, क्या इसका आंसर कभी 0 बन सकता है? बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है? नहीं, पूरा पूरा डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। क्या डिनोमिनेटर का आंसर कभी 0 बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? नहीं, क्यों नहीं बन सकता है? बात है ना कि अगर 0 बन गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और मैं कहूंगा कि इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्या रीजन है कि इसका आंसर कभी 0 नहीं आएगा? सर क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हाँ बताओ। देखिए 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 देखिए, नहीं, उसका रीजन दूसरा है। उसका रीजन दूसरा है कि cos थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -1 से लेके +1। ये बात पता होगी आप। अरे नीचे 0 जब भी बन सकता है जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो? -2 हो। जब cos थीटा की वैल्यू -2 होगी तभी तो 0 बनेगा। मगर cos थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी कभी होती ही नहीं है। sin थीटा cos थीटा कहां से कहां तक वेरी करते हैं? -1 से लेके +1। तो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। साइन का भी नहीं, साइन और cos का, tan का नहीं। tan की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है? -∞ से +∞ तक वेरी करती है। cot की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -∞ से +∞। sec की क्या होती है? r माइनस -1 और +1। याद तो नहीं पड़ते कहां से कहां तक वैल्यू वेरी करती है ना? 12th में भी इनवर्स में यूज हो जाते हैं, है ना? हाँ, तो 11th में तो यूज होता है, ये चीज तो 11th में यूज होती है ना? और नहीं भी याद है तो याद रख लेना, है ना? तो अब बात आ रही है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब दूसरी बात बताओ, क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर होने की वजह से इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वैल्यू 100% क्या रहेगी? पॉजिटिव। ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक। हाँ जी, सोच के बताएंगे। 4 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा? सर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। क्यों? सर ये cos थीटा की ये वैल्यू वैल्यू हमेशा -1 पॉजिटिव से 1 रहेगी। के रीजन बीच बताओ में क्यों है। पॉजिटिव रहेगी? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू अगर 4 से बड़ी होती, अरे तभी तो नेगेटिव में जाता है। 4 से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे, मगर मगर cos थीटा की वैल्यू 4 तो हो ही नहीं सकती। अरे 1 से बड़ी होती ही नहीं है cos थीटा की वैल्यू। तो यानी कि ये वाली ब्रैकेट भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी कि दो चीज 100% क्या हो गई? पॉजिटिव। अब f डैश थीटा का पॉजिटिव और नेगेटिव होना केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? cos थीटा पर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से π/2। और इन क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो क्या 90 ले सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अगर मैंने 90 लिया तो इसकी सर वैल्यू क्या हो फर्स्ट जाएगी? क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो cos थीटा भी 0। पॉजिटिव। यानी कि 90 होने पे क्या हो जाएगी? 0। और अगर मैं इसके बीच की कोई वैल्यू लेके चलूंगा 0 से 90 के बीच की, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। बीच में पॉजिटिव आएगा, बाउंड्री पे 0 हो सकती है, मगर कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज cos थीटा वेरी करता है फ्रॉम -1 टू +1। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव में हो सकती है स्क्वायर होने की वजह से, ना ही 0 में हो सकती है। फिर cos थीटा जब -2 बनेगा तब 0 बनेगी, और 2 तो इसकी वैल्यू -2 हो ही नहीं सकती। यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। cos थीटा कहाँ पे होता है? 0 से π/2 के बीच में, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो पॉजिटिव होता है या 90 होने पर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि f डैश थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मालूम है क्यों लगा रहा हूं मैं? इस 90 की वजह से लगा रहा हूं। तो क्या हो गया? f डैश थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। कब? कब? जब थीटा वेरी करेगा कहां से कहां तक? 0 से π/2। और अगर f डैश थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तो हेंस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना? क्योंकि इक्वल टू 0 भी लगा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? हम इसे इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और यही तो प्रूव कर रहा था। आई का मतलब यहाँ तक क्या प्रूव करना था? इंक्रीजिंग फंक्शन ही हमें प्रूव करना था। आई छवि आपके समझ में आया कुछ लॉजिक नहीं? है ना? पहले हमने क्या निकाला? इसका f डैश थीटा निकाला, और फिर यहाँ से मैंने आपको रुकने के लिए कहा। रुकने के लिए क्या? क्योंकि मुझे पूरी चीज को एक्सप्लेन करना था। ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? cos थीटा पर। और इन 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव हो सकती है। तो f डैश थीटा भी क्या होगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन
0 से π/2 इन क्लोज इंटरवल, इसको क्या कहते हैं, इसका डोमेन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? लिख लो तो लास्ट लाइन, इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन, बस हैंस प्रूव। हाँ एक बार चलो ऑनलाइन में डिस्कस कर लेते हैं, किसी को कंफ्यूजन है तो। स्नेहा पहले आपको क्लियर है? स्नेहा आरव? यस सर। चलिए आप दोनों को क्लियर है। माधव समझ आया लॉजिक आपके? सभी आप कुछ पूछना चाहते हो ना? एक तो वैल्यू को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। आप बताओ क्या कहते हैं? हाँ बताओ। जो एवरेज थीटा है वो हम थीटा की वैल्यू को स्प्लिट में इसमें ले रहे हैं। थीटा तो ये लेके चल रहे हैं, ये थीटा है। जो हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं वो क्या कहलाता है? डोमेन। थीटा क्या है? ये है। मगर हमें क्या दिखाना था? एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, या 0 से बड़ी होगी। 0 कैसे होगी? क्वेश्चन, हाँ, और 90 ले सकते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्लियर है मेरी बात? नहीं तो इंक्रीजिंग के लिए क्या दिखाना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या दिखाना होता है? सिर्फ ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बस बस बस, स्टिक के लिए सिर्फ लेस देन 0। स्टिकली है ना, उसमें इक्वल नहीं लेके चलते। क्या है? क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं हटा रहा हूँ, हाँ लिख लीजिए। फिर मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। और इस बुक में देखो जो क्वेश्चन, कई बुक में गलत जो टाइपिंग है इस एक्सरसाइज को लेकर ना, एनसीईआरटी में बड़ा कई जगह मिसप्रिंटिंग है। एक 14 क्वेश्चन जैसे ना अपनी बुक में जो मेरे पास लिखा हुआ है प्रॉपर सही तरीके से, वो भी मैं आपको एक बार शेयर कर लूंगा। और 14 आ जाता है तो देख लेंगे, तो पहले मैं अपनी बुक से शेयर कर दूंगा आपको कि सही क्वेश्चन क्या है। मेरे को एकदम परफेक्टली इसकी लैंग्वेज याद नहीं आ रही, आपकी बुक में सही लग रहा है, ये बुक में सही लग रहा है। हाँ कई बुक में ना गलत लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो एक बार उसको भी मैं क्रॉस चेक आपको सही करा दूंगा, है ना। फिर कराएंगे इस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ 10, सिर्फ क्वेश्चन डाल। पहले तो ये समझिए कि करना क्या है ना। सबसे पहले तो ये समझना है कि इंटरवल निकालने हैं, प्रूव करना है, ये पहले बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, prove that logarithmic function f(x) is equal to log x is increasing दिखाना है on 0 to infinity हाँ ये क्वेश्चन लिख लिया हो तो अगर हम फिर डिस्कस करेंगे इसको, है ना। हाँ ये कुछ थोड़ा रिवाइज कराओगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किसको कहते हैं? नहीं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कौन सी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ क्या होते हैं आप? नहीं हाँ आप नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e की पावर x। e की पावर x को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। ये साइन कॉस टेन ये क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। और मैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ तो कौन से फंक्शन की बात कर रहा हूँ? log x ना। ये जो लैंग्वेज ही तो कह रहा है। अब लैंग्वेज पढ़ता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। पढ़ता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन। अब इनमें यहाँ लिखा नहीं है log x। अरे लॉगरिथमिक फंक्शंस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से log x की ही बात कर रहे हैं, है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इंफिनिटी। और 0 और इंफिनिटी दोनों पर ही कौन से इंटरवल लगे हुए हैं? ओपन इंटरवल। और इंफिनिटी तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो वो तो कभी क्लोज इंटरवल में आता ही नहीं है। हाँ हटा दो, मैं कह रहा है यहाँ से इंक्रीजिंग। आई को मतलब मैंने सिंपल के फॉर्म में लिख दिया है। इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन क्या है हमारा? 0 टू इंफिनिटी, और 0 भी इन्वॉल्व नहीं है ना। तो हाँ जी, पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स। लॉग एक्स का क्या डिफरेंशियल हो गया? 1/x। लॉग एक्स हो गया 1/x, ठीक है। हाँ बताओ, क्या मैं x के लिए 0 ले सकता हूँ यहाँ पे? क्या नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। 0 आते फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आप नहीं तो एफ डैश एक्स तो हो गया ना, डिफरेंशियल काम तो खत्म कर लिया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, यानी कि अब दोबारा डिफरेंशियल नहीं करना, ठीक। अब बात आ रही है कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है हमारा? 0 से इंफिनिटी। पहली बात क्लियर है।
हाँ, 0 से इन्फिनिटी का मतलब x की वैल्यू क्या होगी हमेशा पॉजिटिव, 0 से बड़ी है तो x हमेशा क्या होगा यहाँ पर आपका पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब यानी कि पॉजिटिव होगा। और 0 से बड़ा का मतलब 1 में समझना, अरे 0.1 भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। नहीं, 0 पर ओपन इंटरवल है इसलिए 0 नहीं आ सकती। हाँ 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लेने में क्या दिक्कत, 1 लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेने में दिक्कत है, केवल 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 को क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू हर हालत में क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। बात क्लियर है कि नहीं? अगर x की वैल्यू हर हालत में पॉजिटिव रहने वाली है तो क्या f' की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी, नहीं आएगी? तो f' की वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। तो यानी कि f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और ये मैंने हमसे मैंने कहा था कि अगर मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया तो इंक्रीजिंग अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। स्ट्रिक्टली तो है ये भाई, f' का आ गया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, और मैं कहा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर देता है ना। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इंक्रीजिंग होने पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा सेटिस्फाई, है ना। तो इफ f' क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, हेंस, तो अभी वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हेंस f(x) इज इंक्रीजिंग, है ना। f(x) मैं कह रहा हूँ अगर ये इंक्रीजिंग करें तो इंक्रीजिंग लिख दीजिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है। बात क्लियर है मेरी? हाँ, स्ट्रिक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कह रहे हैं मैं तो वही वर्ड लिख देता हूँ ना, इसलिए तो इसमें जरा भी इसमें टेंशन ना लें कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है। इंक्रीजिंग है इक्वल टू तो होना चाहिए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 है और मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 3 ली, x के लिए 3 ली तो हाँ जी बिल्कुल 0 ले सकते हैं। देखो x की वैल्यू 0 ले सकते हैं मगर f' हमारे 0 के नजदीक आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना, 0 नहीं आएगा, ये बात सही है। और मेरा कहने का कंक्लूजन ये है, दूसरी बात समझ में आ रहा कि अगर मैं कह रहा हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए कंडीशन लगी हुई है ना, मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 3 है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने पुराने लॉजिक ध्यान हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कहीं ये लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 3 है, तो क्या ये ट्रू होगा x के लिए 3 के लिए या फॉल्स होगा, पहले बताओ। ट्रू होगा ना। अब आप इसमें वैल्यू 2 तो नहीं थी, पहले तो 3 थी ना, तो अभी स्टेटमेंट इसको ट्रू लिखते हैं कि नहीं लिखते हम, है ना। वही लॉजिक यहाँ पर है कि अगर मैं x की वैल्यू दिखा रहा हूँ 0 से बड़ी है, अगर यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी है, 0 से बड़ी लेके चल रहा हूँ तो f' ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो उसको हम इंक्रीजिंग वाली कंडीशन को बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई कर देते हैं। और अगर आप इस पे स्ट्रिक्टली भी लिख दो ना तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को, हाँ वो सही कह रहे हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीज दिखा सकते हैं, है ना, मगर उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, ध्यान रखना, उल्टा नहीं कर सकते। ये थोड़ा नहीं, थोड़ा इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग को लेके ना हल्का सा कंफ्यूज किया हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग वाली कंडीशन को ये अपने आप बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई करके चलते हैं। हाँ जी, क्या थोड़ा सा क्लियर है ये, है ना। आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है ना, और अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा इससे और लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing। neither वाला केस आ गया,
neither strictly increasing nor decreasing on क्या है -1 से लेके +1, -1 से लेके +1 के बीच में neither strictly increasing nor decreasing। एक बार समझिएगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ना, समझना पड़ेगा। पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है, जब भी नाइदर आ जाता है तो क्या होता है? हाँ जी, ये नाइदर जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों काम हो रहे होते हैं, एक बार इंक्रीजिंग भी हो रहा है, एक बार डिक्रीजिंग भी हो रहा होता है, या एक बार डिक्रीजिंग भी हो रहा है और एक बार इंक्रीजिंग भी हो रहा होता है ना। अब उसी को हमें शो करना है। तो पहले क्या निकाला मैंने, एफ डैश एक्स। भाई बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका? 2x - 1। अब क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 1/2। अब लिखना मत, जरा अब समझना है इस लॉजिक को, यार लॉजिक कैसे काम कर रहा है। हाँ देखो, मैंने एफ डैश एक्स को 0 करा, तो 2x - 1 क्या हो गया, 0 के बराबर। यहाँ से अगर मैं 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर 0, 2x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। नहीं, मैंने कहा एफ डैश एक्स को 0 करा है तो x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, हाँ इक्वल टू 0। अब क्यों करा है, इसको जरा लॉजिक समझना है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है, +1, ठीक, और -1 पर भी क्या है, ओपन इंटरवल, और +1 पर भी क्या है, ओपन इंटरवल, है ना। हाँ ये लिखना मजा, इसको पहले लॉजिक समझ लेना, फिर कंफ्यूजन होगा अननेसेसरी। हमें -1 से 1 तक क्या दिखाना था, ना तो पूरी तरह से इंक्रीज हो रहा है, ना ही पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है। इसमें बीच में एक पॉइंट क्या आया, 1/2। 1/2 पर एफ डैश एक्स क्या होगा, हाँ 0। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा उस समय, 0, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 करने से तो ये वैल्यू निकल के आई है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ गया 1/2, जिस पर ग्राफ क्या हो रहा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अगर समझना, देखो लॉजिक क्या कह रहा हूँ, और मैंने ये दिखा दिया पहले इंक्रीज कर रहा है बाद में डिक्रीज कर रहा है, तो आंसर सेटिस्फाई हो गया मेरा। जब मैंने दिखा दिया पहले डिक्रीज कर रहा है बाद में इंक्रीज कर रहा है, तो भी आंसर मेरा सेटिस्फाई हो गया। बात क्लियर है मेरी? चलते हैं, पहले लॉजिक दिखाता हूँ कि पहले देखेंगे कि इस इंटरवल में हो क्या रहा है। इस इंटरवल को -1 से लेके 1/2, ये कितना है, -1, ये कितना है, 0.5, तो बीच की कोई वैल्यू क्या ले लें इसमें, 0। और किस में लगाते हैं, एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स कितना है, 2x - 1, x की वैल्यू 0 लगाई तो आंसर क्या आ गया, -1, और वैल्यू से ज्यादा इसके साइन की इंपॉर्टेंस है। वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये निकल के नेगेटिव, और नेगेटिव होते क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो इस वाले इंटरवल में क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यानी ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ठीक। इस पॉइंट पे आगे पहले ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा था, इस पॉइंट पे क्या हो गया, ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, क्योंकि इस पर एफ डैश एक्स क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब ये कितना है, 0.5, ये कितना है, 1, तो बीच की कोई वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1.6। कुछ भी ले सकते हो, है ना, बस इससे ज्यादा और इससे कम होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का आंसर क्या आता है, 2 × 0.8, यानी कितना हो गया, 1.6 - 1, यानी क्या आंसर आ गया, वैल्यू पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आते ही क्या हो गया आंसर, इंक्रीजिंग हो गया। और देखिए क्वेश्चन लॉजिक वाइज खत्म भी हो गया। हाँ देखिए, अब पहले क्या था, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यानी कि दोनों काम दिखाने थे। एक्चुअली क्या हो ना, -1 से लेके 1 तक की बात करें, अगर मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूँ -1, और ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ सपोज करो +1, है ना, ये वाली +1 ले रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे भी आ रहा है और ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कहूँगा, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। जब दोनों काम हो रहे होते हैं ना एक साथ, तो हम क्या कहते हैं, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें दोनों काम हो रहे हैं, है ना। हाँ जी, बात क्लियर है मेरी थोड़ी? नहीं तो यानी कि फ्रॉम -1 से लेके 1/2 तक क्या है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, 1/2 से लेके 1 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर फ्रॉम -1 to 1 क्या लिखेंगे, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें दोनों काम आपके साथ साथ हो रहे हैं। तो पहले एक बात तो लॉजिकली आप चारों को क्लियर है, यहाँ दिक्कत तो नहीं कोई? हाँ यार, अब आपने समझाया, और स्नेहा लॉजिक प्रोसेस का, यस यस। चलो बेसिकली तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सर अगर स्ट्रिक्टली हम और देखें इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग हाँ जी, में
लिखेंगे ना कि -1 से 1/2 क्लोज ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं आप, वो दोबारा पढ़ना। सर अगर हम लिखेंगे डिक्रीजिंग में तो हम ये लिखेंगे ना कि -1 से 1/2 क्लोज ब्रैकेट्स। देखो -1 पर तो ओपन इंटरवल लेना ही लेना है ना, तो इन्होंने इंटरवल ले रखा है माइनस का, ओपन इंटरवल, तो उसको तो माइनस इंटरवल लेना ही लेना है ना। अगर बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कहां से कहां तक, ये यहाँ से 1/2 से लेकर के 1, और दोनों पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग या सीधा इंक्रीजिंग बताना है ना, हमें स्ट्रिक्टली थोड़ी ना बताना है। अच्छा डिक्रीजिंग पे आपके, अच्छा हाँ तो फिर तो यहाँ ले लेना, डिक्रीजिंग वाला कंडीशन जो लिखी जाएगी ना, वो लिखी जाएगी आपकी 1/2 से लेके 1, और 1 पर तो ओपन इंटरवल आना ही आना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है वो क्या लिखी जाएगी, -1 से लेकर के 1/2, और 1/2 पर भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। सही तो बात लेकिन क्लियर है। हमारी फर्स्ट कंडीशन तो डिक्रीजिंग आई है, तो उसमें माइनस उल्टा हो गया, उल्टा लिख देता हूँ, ये चीज उल्टी हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग वाली कंडीशन है ये वाली, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -1 से लेके 1/2 इन क्लोज इंटरवल। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन है तो वो लिखी जाएगी 1/2 से लेकर के 1, और इस पर भी ओपन इंटरवल। क्लियर है मेरी बात थोड़ी नहीं, कि डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, -1 से लेके 1/2 तक, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, फिर 1/2 से 1 तक क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए इस पर भी क्या लगा दिया मैंने, ओपन इंटरवल लगा दिया है। और -1 और 1 पर तो ओपन इंटरवल होने ही थे, है ना। इसीलिए तो बात बता। हाँ देखो यहाँ ग्राफ से समझो आप, -1 से लेके 1 तक चल रहा है, ये वाला पॉइंट बीच में क्या हो गया, 1/2, इस पर ग्राफ हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया एक तरीके से, है ना। अगर मैं कहूँ कि -1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, तो वो क्या होगा, 1/2 से लेकर के 1 तक। बटा 1/2 को नहीं लेंगे, 1/2 को नहीं लेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कह रहे हैं, और -1 और 1 पर तो ओपन इंटरवल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इन्होंने लगा रखा है। ठीक, अब बात आ गई डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा है, -1 से लेकर के 1/2 तक, और उसमें स्ट्रिक्टली नहीं है, इसलिए मैंने 1/2 पर एफ डेश क्या हो गया, इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, इसलिए उस पर क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो मगर -1 से लेके 1 तक क्या कहला जाएगा, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हमारी बात क्लियर है, थोड़ा लॉजिक नहीं। चलो फिर तो लिखेंगे फ्रॉम -1 to 1, जो लैंग्वेज ना ऊपर वाले। हाँ जी बोलो। इंटरवल जैसे है ना, ये आप जो इंटरवल कह रहे हो ना, एक इंटरवल ये बना दिया, एक इंटरवल ये बना दिया, इसके फिर बीच की कोई वैल्यू लेके चली, तो उसमें पॉजिटिव आ गया तो मैंने इंक्रीजिंग लिखूंगा, और नेगेटिव है। हाँ हाँ, काम वही देखो मैं भी कर रहा हूँ, काम सारा वही मैं भी कर रहा हूँ, पर यहाँ एक ही वैल्यू थी, उस पर डिपेंडेंट था, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी कि वही 1/2 से छोटा होते ही मैंने क्या ली वैल्यू इसकी, यहाँ पर 0 ली, तो 0 होते ही क्या हो गया, नेगेटिव, तो मैंने क्या लिख दिया, डिक्रीजिंग, और 0 से बड़ी वैल्यू लेते क्या लिया, 0.8, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव, तो क्या लिख दिया मैंने, इंक्रीजिंग। काम वही हो रहा है, सेम चीज है। आपके पास नोट्स आप जो दिए, तो उस पे जो फॉर्मेट है वो मेरे में भी, तो वो क्या सा फॉर्मेट होगा, टेबल नहीं देखो टेबल जो आप कह रहे हो ना, वो यही टेबल तो बनना ही है, तो यही टेबल तो बनना ही है। अगर मान के चलिए दो चीज आ गई, x-1 और x-2 आ गई, इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो क्या आंसर लिखा जाएगा, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या हुआ, नेगेटिव, यही तो टेबल बना रहे हैं वो, है ना। मैं कैलकुलेशन ये भी तो यही साथ साथ कर रहा हूँ इसी चीज की, है ना। सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ लगाओ इसकी कोई बीच की वैल्यू, और वो पॉजिटिव आ जाए तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग, बस क्लियर, कंसिडर है नहीं है ना। तो बस आंसर क्या लिखेंगे, यही वाला फ्रॉम -1 to +1, फ्रॉम -1 to 1, जो लैंग्वेज है वो वही लिख देना है ना, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बस ये लैंग्वेज है ना। हाँ क्लियर है मेरी बात ये, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, इस पे पहले तो इंटरवल देखो यार, इंटरवल इसमें ना प्रॉपर नहीं लगे हुए, इंटरवल इसमें देखना कौन से लगे हुए हैं, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 12th वाले में, मेरी तो पुरानी होगी, कौन सा क्वेश्चन, 12th वाले में, हाँ ओपन इंटरवल है ना, 12th वाले में ओपन इंटरवल है ना, हाँ ओपन इंटरवल लगे हुए, हाँ तो वो ओपन इंटरवल लगे हुए ना 12th वाले में, ठीक है 12th ओपन इंटरवल। चलिए मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12,
ये वाला भी आपके संग डिस्कस करके करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इंटरवल जो है ना, अगर नई बुक में लगी हो तो लगा लेना है ना, 0 से π/2 इन ओपन इंटरवल लगा रखा। ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग। इंटरवल है हमारा 0 से π/2। ए वाला पार्ट है जिसमें f(x) हमें क्या दे रखा है यहाँ पर cos x, फिर बी वाला पार्ट दे रखा है हमारे पास यहाँ पर cos 2x। एक एक करके डिस्कस करेंगे है ना। सी वाला पार्ट दे रखा है हमारे पास cos 3x, और डी वाला पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पर tan x। यानी कि 4 क्वेश्चन हैं, हमें वो फंक्शन फाइंड करना है जो डिक्रीजिंग है इन 0 से π/2 इन ओपन इंटरवल। करना कुछ खास नहीं है, बस बात समझने की है ना। cos 180 minus तो पहले हम f(x) लेके चल रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा मैंने cos x। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे डिसाइड होता है हमारा f'(x) से। यहाँ f'(x) निकालेंगे और cos x का डेरिवेटिव क्या लिखने वाला हूँ -sin x। अब जरा लिखने वाला तो जरा थोड़ा सोचिएगा है ना। एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा 0 से लेकर के π/2, और दोनों पे क्या लगा दिया मैंने होलो सर्किल, क्योंकि ना 0 लेके चलेंगे ना π/2 लेके चलेंगे है ना। और अब बात आ रही है -sin x। तो ये sin x जो है इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, और बाहर क्या लगा हुआ है नेगेटिव है ना, मतलब माइनस है। तो यानी कि f'(x) की वैल्यू हर हालत में क्या रहने वाली है नेगेटिव ही रहने वाली है। और f'(x) अगर नेगेटिव हो तो कौन सा लॉजिक हो जाता है हमारा डिक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पर काम आ जाएगा हमारे पास डिक्रीजिंग। तो इसका आंसर आ गया हमारा डिक्रीजिंग। पहली बात क्लियर है कि नहीं मेरी भाई। f'(x) क्या आया -sin x। x की वैल्यू क्या लेनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई लिखोगा नेगेटिव से तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, और f'(x) अगर नेगेटिव है तो क्या हो गया डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके टेंशन ज्यादा न लें है ना। अब आता है बी वाले पार्ट। बी वाले पार्ट जरा सोच के आंसर देना है f'(x) cos 2x का क्या हो जाएगा -2 × sin 2x। पर इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ढंग से यार, इसमें जरा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो x है वो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा 0 से लेकर के π/2। तो बता सकते हैं 2x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर x हमारा वेरी कर रहा है 0 से π/2 तो 2x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से π। ध्यान रखना, अब एंगल 0 से π वेरी करेगा। 0 से π की बात करूं तो एंगल कहाँ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। अब इसमें देखो कि sin 2x क्या होगा, इसमें क्या होगा sin 2x पॉजिटिव, इसमें क्या होगा sin 2x पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, मगर पॉजिटिव के बाहर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है नेगेटिव। तो इसकी नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव होते ही क्या हो गया ये भी डिक्रीजिंग। तो यानी कि दूसरा आंसर भी क्या हो गया हमारे पास कैपिटल डी। तो सर हम इससे ऐसे नहीं लिख सकते sin 2x को हम 2 cos x sin x लिख दें और उसके बाद हाँ माइनस जैसे कुछ को एक सेकंड मैडम ने कुछ बात करी थी। हाँ आप बताओ कुछ कह रहे थे क्या। सर हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि sin 2x को 2 sin x cos x से, तो फिर वो -4 sin x cos x, तो जो sin x और cos x है वो पॉजिटिव ही रहेंगे 0 से π/2 की रेंज में, और बाहर माइनस का साइन है तो बात आ रही है अच्छा sin 2 उसमें लिख रहे हो 2 sin x cos x। यस सर। अच्छा वो कह रहे हो -4 sin x और cos x। अब आप कह रहे हो कि दोनों ही करेंगे पॉजिटिव, हाँ वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि sin 2 x लिख दो 2 sin x cos x, अब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किससे हो गया नेगेटिव से, तो आंसर ठीक आएगा नेगेटिव ही आएगा। अच्छा भी कुछ कह रहे थे आप बताओ। अब ये है कोई इक्वेशन ये है हमारे पास है ना, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 0 × 2 कितना हो गया 0। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 2x, π/2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर x हमारा 0 से π/2 के बीच में मूव कर रहा है तो 2x कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 से π के बीच में वेरी करेगा। हमारे क्लियर पे ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में क्या होता है sin 2x पॉजिटिव बट बाहर क्या है नेगेटिव, तो अल्टीमेटली आंसर का क्या आएगा नेगेटिव ही आएगा। चलिए अब आते हैं cos 3x पे। ये वाला कह रहे हो ये वाला कह रहे हो
ऊपर वाला। चलो चलो एक बार बताओ कि cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर क्या आ गया cos 2x, तो cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन 2x, और 2x का 2 भी तो आएगा, एंगल का भी तो होगा 2x का। cos 2x का तो माइनस साइन 2x हो गया, पर 2x का 2 भी तो लिखा जाएगा, है ना। ये दूसरे तरीके से डिस्कस कर रहे थे, इसको अलग से समझाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर है माइनस का 2 साइन 2x, है ना। अब ये कह रहे हैं कि साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन x cos x, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये माइनस का 4 साइन x और cos x। अब एंगल जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से π/2। 0 से π/2 के बीच में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये दोनों क्या होगा? ये पॉजिटिव। तो तीनों चीज क्या होगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे, क्या आएगा? नेगेटिव, यानी डिक्रीजिंग आंसर आ गया। कैसे भी समझ लो, बात आपकी लॉजिकली आपके ऊपर चॉइस है। हाँ ये ना थोड़ा सा सोच के बताएंगे कि अब क्या आ गया -3 sin 3x, और x वेरी कर रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2, तो 3x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से 3π/2। 0 से 3π/2। बात क्लियर है? 3 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को। अरे 0 से 3π/2 का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से 0 से लेके 270 डिग्री तक वेरी कर गया। सर इसमें नेगेटिव अब भी आ ध्यान सकता रखना है फर्स्ट कि क्वाड्रेंट। यहाँ पर साइन 3x क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। मगर नेगेटिव। जैसे ही इस कॉर्नर में जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? और नेगेटिव नेगेटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव हो गया, यानी डिक्रीजिंग वाली कंडीशन को इसने फेल कर दिया। समझ नहीं आई? क्योंकि इसमें खुद साइन नेगेटिव है, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई जब नेगेटिव से होगा तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये वाली कंडीशन, डिक्रीजिंग वाली कंडीशन फेल हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब आता है लास्ट। हाँ इसका एफ निकालेंगे। 10x का डेरिवेटिव क्या हो गया? sec स्क्वायर x। क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव में होता है? नहीं हो सकता है। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव में होता ही नहीं है। और डिक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए? हमें नेगेटिव चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाली कंडीशन आ ही नहीं रही, तो ये वैसे ही फेल हो गया। तो केवल इसके दो आंसर होंगे, ए एंड बी वाला पार्ट। एक बार देखेंगे सुनिए, ये आंसर है क्या, या विशेष आप चेक कर रहे हैं एक बार कहीं से? यस सर यही है। चलिए आंसर ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जरा भी? किसी का समझ आया लॉजिक? नहीं, ठीक। विशेष आपको? सर सी में डाउट है कि अगर हम उसको बिगर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग करें। कौन से वाला? किसको? सी वाले को। है ना, बिगर इंक्रीजिंग नॉट। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है। उसका आंसर ठीक हो सकता हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले क्या है? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो गया एक तरीके से, फिर नेगेटिव होने के से पॉजिटिव हो गया, उल्टा चल रहा है। तो कौन सा केस है वो वाला? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाला केस है। मगर हमसे केस क्या रहे थे? सिर्फ डिक्रीजिंग वाले की बात कर रहे थे। तो केवल दो आंसर होंगे, ए और बी, और ये बिल्कुल सही है। छवि आपको समझ आया लॉजिक? नहीं है मानो आपको? चलिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। सर एक मिनट से अभी बोर्ड मत मिटाना है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे यार, बताइए। सर अभी 1-2 मिनट से बोर्ड मत मिटाना, अभी लिख रहा था। है जी? सर 1 मिनट अभी बोर्ड मत मिटाना, अभी लिख रहा अच्छा था। अच्छा, ठीक ठीक। तो थोड़ी आवाज तेज करता हूँ, आज थोड़ी धीमी क्यों लग रही है मेरे पास? वैसे मैंने क्लास आज रिकॉर्ड पे लगा रखी है, तो थोड़ा लॉजिक वैसा है कि आपको इसमें रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड पे भी लगा रखी है क्लास। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिख देता हूँ, और हाँ मैंने सब जो भी रिकॉर्ड करता हूँ ना ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे ना स्क्रॉल करके, तो आपको मिल जाएगा वो जो रिकॉर्ड की हुई। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ नेक्स्ट, है ना। फिर बहुत अच्छे से डिस्कस करके करेंगे। थोड़ा सा इसमें लॉजिक ज्यादा डिस्कस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, यहाँ पर बात कर रहे हैं एफ एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स -1 इंटरवल है, और बात कर रहे हैं हमसे डिक्रीजिंग में 4 इंटरवल दे रखे हैं हमारे पास, एक 0 to 1, दूसरा वाला इंटरवल है, एक बार देखेंगे ना विशेष आपकी बुक में ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को दे रखेंगे, इसमें इंटरवल के निशान नहीं लगा रखा। नो सर कुछ क्लोज है, ये क्लोज है। है। अच्छा हाँ मुझे लग रहा था ओपन है शायद।
यहाँ पर ओपन इंटरवल। सी वाला क्या है हमारे पास 0 से π/2 ओपन इंटरवल, और डी वाला आंसर है इसमें नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्या कह रहे हैं, है ना। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता हूँ कि f(x) एक फंक्शन दे रखा है, x की पावर 100 + sin x - 1, क्या दिखाना है, डिक्रीजिंग दिखाना है। ऑन विच इंटरवल, किस इंटरवल पे वो क्या है, डिक्रीजिंग। ठीक है, इसमें से इंटरवल फाइंड करना है ना। एक आंसर इसमें सही है, जो भी इंटरवल है, मतलब इससे ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं, तो एक आंसर जो भी इसमें एक या दो जो भी आंसर सही है वो हमें बताना है। हाँ जी, किससे डिसाइड करेंगे हम, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग किससे डिसाइड होगा हमारा, f(x) से, है ना। तो पहले इसका f(x) निकालना हूँ, कितना हो गया 100 x की पावर 99, सर, आपने और sin सोच x का लिया डेरिवेटिव कितना हो गया cos x, और 1 का क्या हो गया 0। सर इनमें से तो कोई भी केस नहीं होगा, मतलब सब में इंक्रीजिंग ही आ रहा है। चलिए एक बार देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। ए वाला पार्ट क्या है 0 to 1, और 0 भी नहीं है, यानी कि 0 से 1 के बीच की अगर x की वैल्यू है तो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। हाँ, मतलब ऐसे मतलब पॉजिटिव होगी। तो जो x है वो क्या है, हर हालत में पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये पॉजिटिव। और एंगल अगर हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो कोई भी ले रहे हैं, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, सब पॉजिटिव ही होगी। अरे 0 से 1 का मतलब एक तरीके से कोई बहुत छोटा सा एंगल वेरी कर रहा है, 0-1 के बीच का एंगल वेरी कर रहा है। 0 से 1 के बीच में मतलब यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वेरी करेगा, तो इसमें भी cos x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। यानी कि ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है हमारे पास, cos x भी क्या है यहाँ पर एक तरीके से पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव यानी कि आंसर आ गया पॉजिटिव। बात क्लियर है मेरी। सर मेरे को ये नहीं समझ आया सर, cos x हाँ। का 0 to 1 वाला। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि cos x का कह रहे हो, पॉजिटिव वाला कह रहे हो क्या। यस सर, एक बार आप वो बता दीजिए। देखिए देखिए, जो x की वैल्यू है वो कितनी है, >0 है बट <1 है। बात क्लियर है मेरी। तो सर बेसिकली π/2 और से अगर मैं 0 cos x की बात करूं तो यहाँ x क्या है, एक एंगल है। एंगल की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है बट 1 से छोटी है। एंगल पॉइंट में भी तो होते हैं, ऐसा नहीं कि एंगल सिर्फ 0 के बाद 0 बन ही आएगा। यानी कि अगर एंगल 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करने की वजह से cos x की वैल्यू 100% पॉजिटिव ही आएगी। हाँ, बात थोड़ी क्लियर है मेरी आपको। ओके सर। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। डिक्रीजिंग वाली कंडीशन क्या हो गई इस वाले कैंडिडेट में, फेल हो गई, इसमें नहीं हो सकता। बात क्लियर सभी नहीं। अब आते हैं बी वाले पार्ट। बी का मतलब कितना है, हाँ बोले बोले, नहीं पूरा पूरा वर्किंग, मतलब कैसे आंसर डिसाइड करोगे। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा है। मगर आप क्या लिखोगे कि ये क्या है हमारे पास, फ्रॉम 0 to 1 x इज पॉजिटिव, देयरफॉर ये भी क्या होगा पॉजिटिव, cos x भी क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव। लैंग्वेज ये लिखना, हाँ हाँ, यही करना है ना, करना हमें यही है। हाँ जी, अब बात करेंगे π/2 से लेके पाई। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा, एंगल वेरी कर रहा है हमारा π/2 से लेकर के पाई के बीच में, यानी किसमें चला गया हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/2, पाई की वैल्यू वैसे कितनी होती है 3.14, 3.14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.57, और यहाँ से वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14। अब ये बताओ कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। और एंगल कौन से क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है 100 x की पावर कितनी है। अब देखो लिखना मत, जरा सोचना है इस चीज में ना, क्योंकि इसमें लिखने का खास नहीं है, थोड़ा समझने वाली बात है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 1.57 से लेकर 3.1 तक के बीच में वेरी करेगी, और उसकी पावर भी कितनी है 99, और उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू एक पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव में भी एक बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। बात क्लियर है मेरी नहीं, ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में भी बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है ना। हाँ, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि पहले बताओ कि f' समझ में आ गया था। f' था 100 x की पावर 99 और cos x वेरी कर रहा है π/2 से लेके पाई की अगर वैल्यू लगाएं 3.14, तो 3.14 का आधा कितना गया 1.57 से लेके 3.14 तक वेरी कर रही है हमारी।
अब अगर मैं यहाँ पर x की कोई वैल्यू इसके बीच की लगाऊंगा, उसकी पावर 99 करूंगा, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है कि नहीं? अब cos x इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। मगर cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी भी तो कहाँ तक होगी? केवल सर -1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होती ही नहीं है, मतलब 1 से बड़ी नहीं होती, -1 से कभी छोटी नहीं होती, क्योंकि जो cos x है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा हमारा? -1 से लेके +1। अरे इसकी मिनिमम वैल्यू अगर -1 लेके भी जाएंगे तो सिर्फ -1 ही तो हो सकती है, मगर ये तो वैल्यू बहुत बड़ी पॉजिटिव में है, तो कॉमन सेंस की बात भी है। तो आंसर अगर उसमें एक कम कर भी दिया तो भी आंसर क्या रहने वाला है? 100% पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो यानी कि बी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। हाँ क्लियर है आपको माधव? मैंने कह रहा हूँ पहले तो इसका डिफरेंशियल समझ में आ गया, ये डिफरेंशियल जो लिखाते हैं यहाँ पर ये समझ में आ गया। हाँ तो देखो cos x की वैल्यू क्या होती है? -1 से लेके +1 के बीच में वेरी करती है। अगर मैंने कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, मान के चलो 100 है और कोई पॉजिटिव वैल्यू की पावर में कितनी 99 है, मान के चलो इमेजिन करो इसकी वैल्यू 1000 आ गई सपोज करो। अरे 1000 में से मैंने एक कम कर भी दिया तो भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि पावर 99 है तो बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है, तो अगर उसमें से एक कम कर भी दिया तो भी आंसर पॉजिटिव में रहेगा। नहीं है। अब आते हैं इसके सी वाले पार्ट में। सी जो वेरी कर रहा है हमारा एंगल, वो क्या कर रहा है? 0 से π/2, मगर ना 0 ले सकते हैं ना π/2 ले सकते हैं। f' हमारे पास कितना है? ऊपर वाला है, तो f' कितना हो गया? 100 x की पावर 99 और प्लस का cos x। अच्छा भी आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो अंदाज से लेके चलेंगे नेगेटिव। हाँ आप बताएंगे पॉजिटिव ही आएगी। अरे x की वैल्यू पॉजिटिव में पुट होगी, क्योंकि 0 से बड़ी है 3.14 से, उसके मतलब 3.14 जो हमारा है उसका आधा यानी कि 1.57 से थोड़ी छोटी है, तो x की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और यहाँ तो cos x भी क्या होगा इस क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। अरे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका आंसर 100% क्या आने वाला है? पॉजिटिव। यानी कि ये डिक्रीजिंग वाली कंडीशन ये भी फेल हो गई, आंसर क्या हो गया? आंसर डी, नन ऑफ दीस, है ना। देखने के टाइम अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छा सर हाँ सर का डेसिमल डिपेंड कर जाता है किस तरह का डेसिमल है भाई। नहीं देखो ऐसा है, अगर मैं 1.5 का स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा या 0.5 का स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कम होगी। हाँ तो कम होता चला, वैल्यू कम होती चली आएगी, मगर फिर भी वो रहेगी पॉजिटिव में ही, नेगेटिव में नहीं जाएगी उसकी वैल्यू। चलो फिर आज 14 क्वेश्चन जैसे मैंने कहा है ना, 14 क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो पहले और डिस्कस कर लेते हैं कुछ अगर कंफ्यूजन है ना, और नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को हम खत्म करा करके फिर शुरू करा देंगे आपका मैक्सिमम मिनिमम वाला, है ना। जो इसका लास्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, वो स्टार्ट करा देंगे, है ना। तो आपको उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं सारे वो बहुत अच्छे से आने चाहिए, है ना। सर जो आप टेस्ट लोगे रिलेशन फंक्शन का, हाँ एक तो देखो, हाँ छवि एक मिनट आप भी, ये रहा रिलेशन फंक्शन का टेस्ट है, देखो ग्रुप पे मैसेज डाला हुआ है मैंने। हाँ जी कैसा रहा यार? बढ़िया, चलो वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको जी। मैथ्स में आ गया सर 40%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर लास्ट टाइम भी होगा। हाँ टेस्ट का छवि पहले, चलो एक बार यहाँ से पूछ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। हाँ इसलिए आप बताएंगे कुछ क्या कहते हैं आप टेस्ट को लेकर के? सर जो आप टेस्ट लोगे तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन देनी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, उसके लिए अगर आप देखेंगे ना, मैंने 25 पेजेस का लगभग एक सेट आपको किया है, वो वही वर्किंग लिखनी है आपको बस, है ना, उसी तरह से वर्किंग। तो सर उसमें आपने एग्जांपल देके किया हुआ है, तो हम सीधा a, a यूज करके नहीं लिख सकते। नहीं, अब क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है ना कि क्वेश्चन किस टाइप का है, और उसके एग्जांपल लिए जा सकते हैं, तो एग्जांपल के जस्टिफाई करोगे अपनी बात को, ओके सर, है ना। जब एग्जांपल लेके है, अब रियल नंबर का सेट है तो कोई ऐसे कैसे, फिर तो वो मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना प्रॉपर, कि फिर तो बहुत सारी बार कंडीशन ट्रू भी आएगी, कई बार यूनिक कंडीशन होती है जिसमें कंडीशन फेल होती है, तो वो आपको यूनिक एग्जांपल देना होगा आपको। हाँ जी आपने देखी थी वर्किंग जो दिखी थी आपने रिलेशन फंक्शंस की जो वर्किंग मैंने देखी है, हाँ जी उसको एक बार रीडिंग कर लेना टेस्ट को उसी के अकॉर्डिंग।
है ना, टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। सर आपको मिला नहीं मिला जो रिलेशन फंक्शन का मैंने ग्रुप में शेयर किया है पूरी वर्किंग, है ना। टेस्ट है ना मंडे को, देखो आप, अरे ग्रुप पे नहीं देखा आपने, यानी कि देखते नहीं हो आप। क्लास टाइमिंग में रखेंगे, हैं क्लास नहीं रखेंगे। देखो यार ये मैंने 19 और जुलाई सर को अगर टेस्ट, जैसे सी 19 जुलाई वेरिएबल को, होता ही नहीं है ट्रांजिटिव कंडीशन में, तो हम उससे ट्रांजिटिव ही लिखेंगे ना। हाँ अगर ट्रांजिटिव वाली जो है कंडीशन नहीं मिल सेटिस्फाई हो पा रही तो अगर, तो फिर उसको ट्रांजिटिव भी लिखते हैं उसमें। यस सर। मंडे को तो अब जाता है स्कूलों की, मंडे तो सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं ये कवारियों के चक्कर में ना, खबर के जो चल रहे हैं इनके चक्कर में हैं। हाँ वही क्यों जाता है अब तो सबके हैं। हमारे समाज को घंटा छुट्टी नहीं देते पेपर की बात। मोस्टली स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया, मतलब छुट्टी नहीं करी है तो ऑनलाइन कर दिया है ना, ऑनलाइन कर दिया है कि वो बहुत ज्यादा जाम लग रहा है ना इस समय, तो बहुत मुश्किल है बसों का निकल पाना। सर हमारे चलिए हाँ जी, आरव आप कुछ पूछना चाहेंगे, आरव Yes, स्नेहा sir. आपको कंफ्यूजन। सर क्या मैं टेस्ट मंडे को, सर जैसे क्लास के टाइमिंग 5 to 6 है, तो सर मैं बाद में दे सकता हूँ मंडे को ही, अच्छा क्योंकि नहीं सर तो मेरा कोई, मंडे को ना मैथ्स का टेस्ट भी है, तो सर उसकी भी प्रिपेयर करना है। अच्छा चलो फिर मजबूरी तो अलग बात है, है ना, और उसकी तैयारी जरूर अच्छे से करना है जरा, है ना। यस सर। सर आप सर कल या परसों क्लास ले सकते हैं बच्चे के क्वेश्चंस करने की। पर आपको थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा जरा। सर आप जैसे अभी आज, 14 to 19 क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं हमारे, हाँ तो सर आप मेरी आज रात में, कल रात को क्लास ले सकते हैं इसकी। नहीं आपका पेपर कब है? सर मंडे को ही है ना। मंडे को ही है। चलो मैं फिर कोशिश करता हूँ आज की ही अरेंज करने की आपकी, है ना। तो ओके सर। कोशिश करते हैं आज ही अरेंज करने की, मैं आपको मैसेज करता हूँ जैसा भी होता है ना। ओके सर। सर ठीक वैसे फर्स्ट टर्म में कितने चैप्टर आते हैं? ये डिपेंड कर जाता है जो है, अब आपके स्कूल में क्या चल रहा है इस समय, एओडी चल रहा है या क्या चल रहा है इस समय? सर एओडी खत्म होने वाला है। हाँ तो फिर तो इंटीग्रल डाल देंगे, फिर तो इंटीग्रल को डाल देंगे, है ना, फिर तो इंटीग्रल करा करके इंटीग्रल को डाल देंगे, है ना। तो हम भी थोड़ा सा ना इसमें मैक्सिमम नहीं हुआ के बाद थोड़ा सा फास्ट हल्का सा स्पीड को बढ़ा करके ना इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ओके सर। सर अगर आपको अभी लेनी हो क्लास तो आप अभी ले सकते हैं। हाँ अभी तो फिर मैं निकल रहा हूँ जरा दूसरी क्लास के लिए ना, रात को मैं घर पहुंच के फिर आपको मैसेज डालूंगा आपको, है ना। ओके जब सर। घर पहुंचता हूँ तो उसके मैं कॉल कर लूंगा आपको, तो उससे आपके फिर ज्वाइन कर लेंगे रात को, मान के चलिए 9 के अराउंड मान के चलिए, 9 के बाद ही मान के चलिए, 9 अराउंड करीब पहुंचूंगा ना, तो ओके 9:30 के सर। अराउंड मान के चलो क्लास कर देंगे आपकी, है ना। ओके सर। ठीक है, ओके अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ, है ना। सर कोई पोस्ट कर दो। पोस्टपोन किया अब, मैं कह रहा हूँ ये बहुत जल्दी हमें